हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज एमडीसी के लेक्चर में जैसा कि आपको पता है जो कोर्स है हमारा फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड फार्मिंग बेस्ड एंड लाइवलीहुड सिस्टम। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, कई सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ये आपको प्रीमियर लाइव मिलेगा, ठीक है। और काफ़ी चीज़ों को हम कवर करेंगे। कुछ स्लाइड भी मैं लेकर के आया हूँ, थोड़ा जल्दी से सिलेबस कवर होगा। की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फार्मर्स इनकम इन इंडिया। ऐसे मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फार्मर की इनकम को इंडिया में जो है इन्फ्लुएंस करते, मतलब प्रभावित करते हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि सोर्स ऑफ फार्मर इनकम इन इंडिया और रूरल पीपल इन इंडिया। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं या किसान हैं, उनकी आय का इनकम क्या है। तो मैंने बताया था बेसिकली थ्री सोर्सेज थे। फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, फिर आपका प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट इंसेंटिव, उनको मैंने डिस्कस किया था। तो आज देखेंगे कि जो फार्मर्स की इनकम है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल उतना नहीं है, थ्योरेटिकल है। चीज़ों को इसमें समझना है और उनको अपने उसमें एक्सपीरियंस के बेसिस पर लिखना है। जो बच्चा गांव से रिलेटेड है उसे सारी चीज़ें पता हैं, बस उन्हीं को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज ये लेक्चर नंबर 8 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, ठीक है। चलिए, तो बात करेंगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फार्मर्स इनकम इन इंडिया, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो फार्मर्स की इनकम को, ठीक है, बेसिकली इन इंडिया इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनको हम देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, द इनकम ऑफ फार्मर्स इन इंडिया इज ऑफन लिंक टू द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग। मतलब पहली चीज यहाँ पर बताई गई है कि जो साइज है किसकी, लैंड होल्डिंग की, मतलब खेतों का आकार, उससे डायरेक्ट क्या है, जुड़ी हुई है। ऐसे फार्मर, आपको पता है इंडिया में ज्यादातर मार्जिनल फार्मर है, मतलब लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है उनके पास। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके पास, ऐसे फार्मर इंडिया में जिनके पास 1 हेक्टेयर लैंड भी नहीं है, तो उनकी जो है इनकम वो कम है। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग का मतलब क्या है कि जो खेत हैं, खेतों का आकार, जोतों का आकार क्या है, छोटा है। इस वजह से पहला फैक्टर तो ये हो गया, ठीक है, कि भारत में किसानों की इनकम अक्सर उनकी जमीन के आकार से जुड़ी होती है। जमीन का आकार का मतलब भाई, जिनके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा एरिया है, तो उनके पास इनकम का सोर्स भी ज्यादा होगा। वहीं पर ऐसे फार्मर हैं जिनके पास जो है इनकम का सोर्स जो है वो कम है। तो इसका कारण ये है कि लैंड होल्डिंग यानी खेतों का आकार भी कम है। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। स्मॉल का मतलब जो है, मार्जिनल का मतलब लेस देन 1 हेक्टेयर, और स्मॉल का मतलब आपके 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 1 to 2, ठीक है। मार्जिनल फार्मर्स टेंड्स टू हैव लो इनकम ड्यू टू देयर लिमिटेड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि छोटे और सीमांत किसानों की इनकम कम होती है क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन। अब एरिया कम है तो इनकम भी कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा। तो पहला फैक्टर यहाँ पर जो क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है लैंड होल्डिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फार्मर्स की इनकम को इफेक्ट कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो पहला फैक्टर है लैंड होल्डिंग। और आपको पता है डे बाय डे अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो इंक्रीज हो रही है, और लैंड जो है एक लिमिटेड रिसोर्सेस है प्रोडक्शन का। तो लैंड हमारी जो है वो कम होती जा रही। कम का मतलब, कम का मतलब नष्ट नहीं हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, वो अदर पर्पस के लिए जो है कन्वर्ट होती जा रही है। कहीं पर रोड बन रही, कहीं पर हाईवे बन रहे हैं। तो वो लैंड हमारी जो है, जो एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए थी, वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। और फार्मर्स के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंड होल्डिंग, ठीक है। और लैंड होल्डिंग कम हो गई तो फिर प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो बेसिक बात है कि भैया जो उनकी इनकम है
वो भी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है दीज फार्मर्स आर ऑफन ट्रैप्ड इन साइकिल्स ऑफ लो इनकम एंड डेब्ट। अब ऐसे फार्मर जिनके पास खेत भी कम है तो वो क्या लेते हैं, कर्जा। कर्जा का मतलब लोन लेते हैं, तो उसमें भी क्या होते हैं, फंसे रहते हैं। ठीक है, अब सरकार से लोन ले लिया बैंक से, और मान लीजिए प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ, तो फिर वो कैसे चुकाएंगे? क्योंकि प्रोडक्शन होगा तभी इनकम आएगी, और तब इनकम आएगी तो फिर जो है वो लोन को जो है उसकी भरपाई कर पाएंगे। ये किसान अक्सर कम इनकम और कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं। कौन से? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। किनकी यहाँ पर बात हो रही है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की। ठीक है, किनकी बात हो रही है? स्मॉल एंड मार्जिनल मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, कर्जे में भी डूबे रहते हैं और प्रोडक्शन भी कम होता है, और इनकम भी इनकी क्या होती है, कम होती है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो है कर्जे में डूबे रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अपने लार्ज फार्मर्स हैं, ठीक है, ऑन द अदर हैंड जनरली हैव हायर इनकम। इनके पास इनकम क्या होती है, हायर होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो लैंड एरिया है, लैंड होल्डिंग है, खेत का आकार है, वो ज्यादा है। ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड बेटर मार्केट लिंकेज। ठीक है, मतलब अब पंजाब की बात करते हैं तो लैंड होल्डिंग उनके पास ज्यादा है, टेक्नोलॉजी उनके पास ज्यादा है, मार्केट की जो है अवेलेबिलिटी उनके पास है। ठीक है, तो उनकी जो है इनकम ज्यादा होगी। यहीं पर कंपेयर करें कि ऐसा फार्मर जिसके पास लैंड होल्डिंग कम है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर क्या है, मार्केट की सुविधा नहीं है, अपने जो भी प्रोडक्शन है उसको अच्छे दामों पर जितने उसको मिलना चाहिए वो नहीं बेच पा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी इनकम भी कम होगी। तो यहीं पर लिखा है ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो हायर इनकम वाले हैं, मतलब जो आपके लार्ज फार्मर हैं, वो उनकी इनकम ज्यादा क्यों है? क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या है उनके पास, मतलब कि सुविधा है, और साथ ही साथ बेटर मार्केट लिंकेज, मार्केट से उनका बेहतर संबंध है, जुड़ाव है। ठीक है, दूसरी ओर बड़े किसानों की इनकम आमतौर पर ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेहतर मार्केट कनेक्शन मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जो स्मॉल फार्मर या मार्जिनल फार्मर हैं, उनको अपने जो भी उनका प्रोडक्शन है उसकी सही कीमत नहीं मिल पाती है, और कई सारी चीजें हैं, तो इनकम उनकी कम रहती है। तो पहला फैक्टर ये हो गया, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। एक तरफ आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर आ जाएंगे, और दूसरी तरफ आपके जो है लार्ज फार्मर आ जाएंगे। स्मॉल फार्मर के पास क्या है, आपके पास एसेस ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, लिंकेज टू मार्केट नहीं है, और वहीं पर जो आपके लार्ज फार्मर हैं उनकी इनकम हाई है, बिकॉज ड्यू टू देयर हाई कनेक्टिविटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज वेल एज द मार्केट लिंकेज। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। नेक्स्ट अगला है मार्केट एसेस एंड प्राइस। वही चीज यहाँ पर लिखा है कि भाई आपने प्रोडक्शन कर लिया, बट मार्केट से भी आपको अच्छा प्राइस मिलना चाहिए। आपका जो भी उत्पाद है, ठीक है, उसकी सही कीमत आपको मिलनी चाहिए। बाजार तक पहुंच और कीमतें। ठीक है, तो इनकम लेवल्स आर हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय फार्मर एसेस टू लोकल एंड नेशनल मार्केट। मतलब भाई आपने प्रोडक्शन तो चलो कर लिया, लेकिन आपके जो भी प्रोडक्शन किया, जो भी क्रॉप है आपने उसका उत्पादन किया, बट आपको उसका सही कीमत नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या है कि आपकी जो इनकम है वो कम होगी। तो उसके लिए आपको सही मार्केट होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग सर्च करिएगा ई नैम। ठीक है, ई नैम क्या है? एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ठीक है, जिस पर जो किसान है अपनी जो है उत्पाद का सही मूल्य जो है उसका पता लगा सकता है, उस पर वो बेच सकता है। तो इसके बारे में सर्च करिएगा ई नैम। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है, किसानों की आय का स्तर स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों तक उनकी पहुंच से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। मान लो कि एक छोटा किसान है, पता चले उसके पास थोड़ा सा प्रोडक्शन हुआ है,
अब उसको शहर तक पहुंचाने के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगी, तो क्या करेगा, दूसरे किसानों को दे देगा, वहीं गांव में ही खरीदने आ गए, जो पैसा लगाया कहेगा चलो ठीक है जो देना हो दे दो, तो सही लागत उसका नहीं लगा, जो एक्चुअल उसको प्राइस उसका होना चाहिए उसको नहीं मिला, तो फिर क्या होगा, इनकम होगी। वहीं पर क्या है, जो अपने लार्ज फार्मर हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा है, तो वो डायरेक्ट उससे कांटेक्ट करते हैं, जो भी आपके खरीदने वाले हैं या जो मंडी में डायरेक्ट वो कांटेक्ट करते हैं खुद जाके, तो उनको कीमत अलग मिलती है। नेक्स्ट है फ्लक्चुएशंस इन क्रॉप प्राइसेस ड्यू टू सप्लाई डिमांड imbalances, weather conditions, international trade can be lead to income volatility। ठीक है, मतलब यहां पर ये बताया गया कि जो क्रॉप है हमारी फसल, ठीक है, फसल की कीमतों में परिवर्तन कम ज्यादा क्यों होती है, उसके क्या कारण है, तो पहला बताया गया सप्लाई और डिमांड। ठीक है, सप्लाई और डिमांड, ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे, सप्लाई का मतलब पूर्ति, डिमांड का मतलब मांग। सप्लाई और डिमांड, अभी आपने देखा होगा पिछले सालों में कि टमाटर के एक टाइम क्या था, टमाटर के प्राइसेस बढ़ गए, क्यों, क्योंकि जब भाई किसी चीज की सप्लाई रोक ली जाएगी तो मार्केट में जो है फिर क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और जब जो है डिमांड जो है सप्लाई जो, जब हम सप्लाई रोक देंगे, ऐसे समझिए, सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक, तो उससे क्या हुआ कि जो है प्राइस बढ़े, इम्बैलेंसेस। ठीक है, और क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए क्रॉप, जो भी हमारा क्रॉप है, राइस है, जो व्हीट है, क्रॉप हमारी जो है बर्बाद हो गई, ठीक है, या आंधी आया, तूफान आया, ओला गिरा, तो क्रॉप हमारी बर्बाद हो गई, तो उससे भी क्या होता है, प्राइसेस आपके बढ़ जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, उस मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब व्यापार करते हैं तो वो भी जो है फसलों की कीमतों पर प्रभाव डालता है, तो मतलब फसल की कीमतें कम ज्यादा क्यों होती रहती हैं, इसलिए भी होती रहती हैं, पहला तो मांग और पूर्ति के में असंतुलन के कारण, और जो हमारी एग्रीकल्चर है वो बेसिकली किस पर डिपेंड है, वेदर पर, मौसम पर। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले भी बताया था, इंडियन एग्रीकल्चर इज द गैम्बल ऑफ वेदर। ठीक है, मौसम का जुआ है, गैम्बलिंग करते हैं, भाई हमने क्रॉप लगाया, पता चले भगवान मेहरबान हो जाए, फसल चली जाए। ठीक है, तो सप्लाई डिमांड में असंतुलन, मौसम की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव से आय में अस्थिरता आ सकती है। ठीक है, तो ये फैक्टर भी क्या करते हैं, इनकम को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सभी ने सुना होगा एमएसपी। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे एमएसपी जो है कितनी क्रॉप्स पर दी जाती है, और एक कौन सी क्रॉप है जिस पर एफआरपी दी जाती है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, एमएसपी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ सर्टन क्रॉप्स हेल्प स्टेबलाइज इनकम, but only a fraction of farmers is able to benefit from MSP scheme due to logistical and infrastructure limitation। मतलब ये बताया गया है कि आपकी फसल एक न्यूनतम जो है मूल्य में खरीदी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इसका जो लाभ केवल कुछ किसान ले पाते हैं। अभी कुछ कोरोना के टाइम लगभग था कि इसको लेकर के जो है 3 कानून आए थे, उसको लेकर के जो है बहुत बड़ा जो है वो क्या हुआ कि बहुत बड़ा लोगों में वो हो गया, विडंबना हो गई, ये बेकार है, ऐसा है वैसा है, तो लोग दिल्ली चले गए, धरना दिया उन्होंने, पंजाब के किसान थे, हरियाणा के किसान थे। तो ये एमएसपी इसलिए है गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक न्यूनतम, मतलब आपको एक मिनिमम आपकी क्रॉप का जो है जो प्राइस डिसाइड किया गया उस पे आपकी खरीदी जाएगी। तो ये तो सरकार सोचती है कि ये अच्छा है कि एक हम एक इतनी कीमत पर, फिक्स प्राइस पर आपकी जो क्रॉप है उसको हम जो है उसकी कीमत आपको देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसान जो है, भाई डाइवर्सिटी है, सबके पास तो ज्यादा लैंड एरिया है नहीं, तो सब किसान इसका जो है लाभ, एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। लिखा भी है, कुछ फसलों के लिए सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य आय को स्थिर करने में मदद करता है। स्थिर मतलब हमारी जो जो है
फार्मर्स की इनकम वो स्टेबल रहे, कम ना हो। लेकिन लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाओं के कारण केवल कुछ ही किसान एमएसपी की योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं, सब नहीं उठा पाते हैं। तो ये भी क्या है, मतलब सरकार का तो ये है कि इससे फार्मर की इनकम स्टेबल हो जाए, बट सबको इसका फायदा नहीं उठा सकता ना, ना उठा पा रहा है, तो फिर ये भी क्या हो गई, बेकार है। जब सब नहीं उठा पा रहे हैं तो ये भी बेकार है। तो एमएसपी का भी एग्जाम्पल देके यहाँ पर बताया गया है कि एमएसपी लाई गई है, ठीक है, बट सभी फार्मर्स इसका जो है एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए भी उनकी इनकम क्या है, कम है, इसलिए उनकी इनकम उनकी जो है इफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये मार्केट को लेकर था। अगला है टाइप ऑफ क्रॉप्स, किस टाइप की क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो। अब आपको पता है कि एक एग्रोनॉमिकल क्रॉप की अगर बात करें तो उसकी मार्केट वैल्यू कम होती, बट अगर आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, लाइक एप्पल है, बनाना है, फ्रूट्स जो भी आप कर रहे हो, उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। तो कौन सी किस टाइप की क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगी आपकी इनकम, मतलब फार्मर्स की इनकम डिपेंड करेगी। ठीक है, थर्ड क्या है, टाइप ऑफ क्रॉप। फार्मर्स इनकम इज आल्सो इंपैक्टेड बाय द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दे ग्रो, मतलब किसानों की आय उन फसलों के प्रकार से भी प्रभावित होती है जो वो उगाते हैं। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है, क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट एंड पल्सेस, ठीक, राइस, व्हीट, पल्सेस आर स्टेपल फूड क्रॉप्स दैट ऑफन प्रोवाइड मॉडेस्ट इनकम। ठीक है, मतलब ज्यादा भी नहीं कम इनकम मिलेगी और कम भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेजर क्रॉप है। धान गेहूं तो दाल तो सबको ही खाएगा, ठीक है, तो कम भी नहीं मिलेगी और सबसे ज्यादा भी नहीं मिलेगी, लेकिन एक मॉडरेट लेवल में आपको इनकम मिलेगी। वाइल देख आगे क्या लिखा है, हाई वैल्यू क्रॉप्स, जो आपकी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, लाइक फ्रूट्स। अभी आप शिमला मिर्च लेने जाओ, ठीक है, तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, लेकिन वहीं पर आप आलू लेने जाओ तो उसकी कीमत कम होगी। आप गेहूं लेने जाओ उसकी कीमत कम होगी। फ्रूट्स, ब्रोकली आप कलरफुल लेने जाओ उसकी कीमत ज्यादा होगी। फ्रूट्स आप लेने जाओ उसकी कीमत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। वो क्या है, दे आर हाई वैल्यू क्रॉप्स, तो हाई वैल्यू क्रॉप्स है तो इनकम भी हाई मिलेगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि फार्मर किस टाइप की क्रॉप को वो ग्रो कर रहा है। टाइप ऑफ क्रॉप आल्सो इफेक्टेड इनकम ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब लाइक पोटैटो, शुगर केन, ये क्या है, दीज आर कैश क्रॉप जो डायरेक्टली आपके इंडस्ट्री में जाती हैं। लाइक कॉटन, शुगर केन एंड टोबैको कैन जनरेट हायर रिटर्न्स। ठीक है, तो किस टाइप की क्रॉप फार्मर ग्रो कर रहा है, ये भी एक फैक्टर है उनकी इनकम का, कि कम होगी कि ज्यादा होगी। अब यहाँ पर जो है ज्यादातर फार्मर जो हैं, अगर हम बात करते हैं तो व्हीट, राइस, पल्सेस ग्रो करते हैं। बहुत कम फार्मर हैं अपने, अगर यूपी की ही बात करें, ठीक है, स्टेट का भी आपको पढ़ना है, तो फ्रूट्स वगैरह बहुत कम वो करते हैं। अगर हम थोड़ा सा उधर पूरब की तरफ चलें तो उसमें शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, राइस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सब कोई नहीं कर रहा, हाई वैल्यू क्रॉप नहीं कर रहा है। अब यहीं पर जो है एक कॉन्सेप्ट आया है, आप लोगों ने सुना भी होगा, कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन जो है 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना। डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए सबसे बड़ा जो काम करना है हमें, वो एग्रीकल्चर पर करना है। अब डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट और इसमें निकाला, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम। ठीक है, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, ठीक है, फार्मर्स की इनकम को डबल करना। अब फार्मर्स की इनकम को डबल करने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एक किसान महीने में मान लीजिए 100 रुपए कमा रहा है तो उसकी 200 रुपए हो जाए, ये कॉन्सेप्ट नहीं है इसका कि आप सोचो डबल हो जाए। तो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का मतलब ये है कि अगर कोई फार्मर जो ट्रेडिशनल तरीके से राइस और व्हीट को ही ग्रो कर रहा है और पल्सेस थोड़ा बहुत, उसको शिफ्ट करना है हाई वैल्यू क्रॉप्स पर। ठीक है, मतलब राइस व्हीट तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो हाई वैल्यू क्रॉप्स पर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हाई वैल्यू क्रॉप्स में आते हैं। तो ये कब होगा, जब फार्मर्स हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करेगा तो डबलिंग इनकम होगी। ठीक है, क्योंकि
एक आप खुद सोचो, वो एक जो है वेजिटेबल्स कितनी महंगी हैं, फ्रूट्स कितने महंगे हैं, और हमारी राइस वेट कितनी, क्योंकि ये सब ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज है। तो चावल, गेहूं और दालें जैसी फसलें मुख्य खाद्य फसलें हैं जो अक्सर मामूली आय देती हैं, जबकि फल, सब्जियां और कपास, गन्ना और तंबाकू जैसी नगदी फसलें ज्यादा रिटर्न दे सकती हैं, बिल्कुल ज्यादा देंगी। नेक्स्ट लिखा है द शिफ्ट फ्रॉम, यहां पर देखिए लिखा भी है द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रॉप्स टू कैश क्रॉप, मतलब ट्रेडिशनल वही अपनी व्हीट राइस जो थी, कैश क्रॉप और डाइवर्सिफिकेशन इनटू हॉर्टिकल्चर, डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग कैन इनहांस फार्मर इनकम। इसी पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। यही क्या है आपका डबलिंग ऑफ फार्मिंग इनकम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, यही क्या है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का कॉन्सेप्ट है कि जो ट्रेडिशनली तरीके से क्रॉप को फार्मर ग्रो कर रहा है, उसको हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ को क्या करना है, बढ़ाना है, मतलब डाइवर्सिफाई कर देना है। करिए, बट आप हाई वैल्यू क्रॉप्स को जब उनका कल्टीवेशन करेंगे तो बेसिकली आपकी इनहांस होगी इनकम, मतलब जो फार्मर्स की इनकम है वो बढ़ेगी। तो फार्मर्स की इनकम कैसे बढ़ सकती है, जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का कॉन्सेप्ट है वो इसी पर बेस्ड है कि जो फार्मर्स ट्रेडिशनली तरीके से क्रॉप्स को ग्रो कर रहा था, अब उसको किसकी तरफ डाइवर्सिफाई करना है, किसकी तरफ मोड़ना है, हॉर्टिकल्चर, ये हाई वैल्यू फ्रूट्स और क्रॉप होती हैं, डेयरी की तरफ, पोल्ट्री की तरफ। अब आप सोचिए पोल्ट्री का भी काफी ज्यादा इसकी वैल्यू होती है, मतलब इनकम अगर मिले, और डेयरी का भी डिफरेंट बाई प्रोडक्ट इसके बनते हैं मिल्क के। तो ये सारी चीजें हैं। तो पारंपरिक फसलों से नगदी फसलों की ओर बदलाव या बागवानी, डेयरी और मुर्गी पालन में विविधीकरण किसानों की आय बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसी पर बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट है कि फार्मर्स की इनकम कैसे डबल होगी। नेक्स्ट अगला है, और कौन सा फैक्टर जो है फार्मर्स की इनकम को जो है इन्फ्लुएंस करता है, तो नेक्स्ट वन इज वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। आपको पता है, ये पहले भी मैंने बताया था, ठीक है, कि एग्रीकल्चर क्या है, टोटली डिपेंड है वेदर पर। ठीक है, वेदर पर डिपेंड है भाई, हमने सब कुछ कर लिया, हमारी क्रॉप बढ़िया तैयार हो गई, और पता चले भगवान मेहरबान हो गए तो फिर सब क्रॉप हमारी डिस्ट्रॉय हो गई, फिर क्या कर सकते हैं। अब आ, जो बच्चे भाइयों के होंगे शायद वो जाने, वरना आप लोग सर्च करिएगा। अब एक गवर्नमेंट की स्कीम है क्रॉप इंश्योरेंस, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, फसल बीमा। इसमें क्या है, अब एक चीज और इंक्लूड कर दी गई है, मतलब कि अगर हमारी क्रॉप क्लाइमेटिक जो है नेचुरल क्लाइमेटीज जो है, दैविक आपदाओं से हमारी बर्बाद हो गई, तो उसको इसमें इंश्योरेंस मतलब फसल बीमा जो करवाता है उसका लाभ मिलेगा। और अगर कोई जानवर कर दिया, उससे भी जो है उसको क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा उसका। ठीक है, तो क्रॉप इंश्योरेंस की भी इसमें मतलब किसानों को लाभ मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर टोटली जो है वेदर पर डिपेंड है, और वेदर हमारा अगर जो है अनफेवरेबल हो गया तो क्रॉप हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो लिखा है इंडियाज एग्रीकल्चर इनकम इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून सीजन, इस पर डिपेंड है मॉनसून पर, एंड द ओवरऑल क्लाइमेट। ठीक है, भारत की कृषि आय मानसून के मौसम और समग्र जलवायु पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। इरेगुलर रेनफॉल, ड्रॉट, फ्लड्स एंड अदर क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड impacts often lead to crop failure which can significantly reduce farmers income। मतलब क्लाइमेट चेंज की बात आई है यहाँ पर। ठीक है, जलवायु परिवर्तन आप लोगों ने खूब सुना होगा, और ये प्रेजेंट टाइम का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की बात हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर टोटली किस पर डिपेंड है, क्लाइमेट पर। और क्लाइमेट हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग, खूब सुना होगा आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे एग्रीकल्चर, हमारे एनिमल्स और हम पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और आने वाले समय में और ज्यादा है। ठीक है, अब आप ये सोचिए कितना ज्यादा टेम्परेचर राइज हुआ है 40 से 50 सालों में, और आने वाले समय में और होगा। तो ये क्रॉप पर और हमारे एनिमल्स पर, हम पर, सब पे इफेक्ट ये पड़ रहा है।
तो अब हमारा जो विजन है, मतलब एग्रीकल्चर का विजन है कि जो भी हम क्रॉप्स को ग्रो करें, क्रॉप का कल्टीवेशन करें, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्या है, इस पर आप लोग थोड़ा सा मंथन करेंगे, इसको सर्च करेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब यहाँ पर उसको उस टॉपिक की तरफ अगर मैं बढ़ूंगा थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा सा बताया, तो इस ये भी क्या है, ये भी हमारी इनकम को जो है कैसे करेगा भाई। इरेगुलर रेनफॉल होगी, कभी है कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई, पता चले हमारी फसल कटने वाली है और हमारे सारे गेहूं जो है गिर गए, सारे धान हमारे गिर गए। ठीक है, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो ये सारी चीजें हैं। ये सब क्यों आएगा? क्लाइमेट चेंज की वजह से। अनियमित बारिश, सूखा, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन में से होने वाले अन्य प्रभावों से अक्सर फसल खराब हो जाती है, जिससे किसानों की आय में काफी कमी आ सकती है और आती भी है। ये मतलब है, इट इज रियल प्रॉब्लम। नेक्स्ट, फार्मर्स इन रेनफेड एरियाज। रेनफेड एरियाज का मतलब दोज एरिया वेयर एग्रीकल्चर और क्रॉपिंग सिस्टम इज बेसिकली डिपेंड ऑन रेनफॉल। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? आपके रेनफेड एरियाज होते हैं, आर पार्टिकुलरली वर्निएबल एंड द अनप्रेडिक्टिबली अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ वेदर पैटर्न्स पोजेस अ मेजर रिस्क टू देयर इनकम। मतलब जहां पर वर्षा पर आधारित खेती होती है वहां पर हम ये इनकम को कम होगी ज्यादा होगी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, क्योंकि बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, और ज्यादा हो गई तो भी बेकार है कि नहीं? तो बारिश पर निर्भर क्षेत्रों के किसान विशेष रूप से कमजोर होते हैं और मौसम के पैटर्न की अप्रत्याशितता, मतलब अनसर्टेनिटी है, कुछ निश्चित नहीं है, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, उनकी आय के लिए एक बड़ा जोखिम है। जोखिम का मतलब रिस्क है भाई। अगर बारिश हुई अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं। भाई आप लोगों ने लगान मूवी देखा होगा, तो लगान मूवी में जो लोग कितना ज्यादा उसके लिए वो करते हैं, तो लगान मूवी आर द एग्जाम्पल ऑफ रेनफेड एरियाज एग्रीकल्चर, उसमें आप देखेंगे सारी चीजें। अभी तो नहीं, पहले तो बारिश के लिए नाच गाना बहुत सारी चीजें, मतलब टोटका ये सब होता था कि बारिश हो जाए, ये सब वो सब। तो क्योंकि बिना उसके हम एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। आज हमारे पास जो है रिसोर्सेस हैं इरिगेशन के, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और पांचवा है गवर्नमेंट सपोर्ट एंड सब्सिडीज। ये भी जो है फार्मर्स की इनकम को जो है इन्फ्लुएंस करता है कि गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है। इसमें भी मैंने चर्चा किया था, जैसे आप लोगों ने, आप सब जानते हो कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, उसके तहत इंसेंटिव्स जो है मतलब मिल रहा है भाई फार्मर्स को 6,000 रुपए साल में। और अगर कोई फार्मर्स कोई प्रोडक्ट खरीदता है, जैसे यूरिया खरीद रहा है, डीएपी खरीद रहा है, तो उस पर सब्सिडी उसको मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है द इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड सेवरल सपोर्ट स्कीम एम्ड एट इम्प्रूविंग फार्मर्स इनकम। इन सब का एम क्या है? सब्सिडी देना, ये सब का मतलब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? फार्मर्स की इनकम इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब सब्सिडी मिलेगी तो कम पैसा उधर खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, सच एज द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, देखो मैंने बताया ना, पीएम किसान स्कीम विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स। ठीक है, भारत सरकार किसानों की आय में सुधार के उद्देश्य से कई सहायता योजनाएं प्रदान करती है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो किसानों को सीधी आय सहायता देती है, डायरेक्ट जो है मनी उनके अकाउंट में फार्मर्स के आती है। नेक्स्ट लिखा है देयर आर आल्सो सब्सिडीज फॉर फर्टिलाइजर्स, जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन विच हेल्प रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब उत्पादन लागत में कमी आएगी। बट द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज स्कीम्स ऑफन डिपेंड्स ऑन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशंस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये तब इफेक्टेबल रहेगा जब प्रॉपर तरीके से किसानों तक पहुंचे, उनमें लागू हो और उनका लाभ मिले। भाई सब थोड़ी ना पंप सेट जो है ड्रिप इरिगेशन या जो है लगा रहे हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन की सरकार उनको जो है सब्सिडी दे गई, सब तो नहीं लगा ले रहे हैं, तो फिर सबको थोड़ी ना इसका लाभ मिल रहा है। तो एक चीज यहाँ पर लिखा है कि उर्वरक, बिजली और सिंचाई के लिए भी सब्सिडी है, जो उत्पादन लागत को कम करने में मदद करती है, लेकिन इन योजनाओं की प्रभावशीलता अक्सर उचित कार्यान्वयन
और समान वितरण पर निर्भर करती है। जब ये होगा तभी आप समझिए कि ये सक्सेसफुल है, अदरवाइज सबको इसका जो है एडवांटेज नहीं मिल पाएगा, तो वैसे भी इनकम उनकी कम रहेगी। नेक्स्ट, डेब्ट एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस। आपको पता है कि किसान जो है कर्जे में डूबा रहता है और वो आत्महत्या करता रहता है। फसल बर्बाद हो गई, आत्महत्या करता है। बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो आप लोग को न्यूज़पेपर में दिखाई नहीं जाते हैं, बहुत सारी चीजें छिपा ली जाती हैं। ठीक है, विद्रोह कर देगा किसान, तो ये भी है। तो सरकार इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी से लोन भी देती है, डिफरेंट टाइप से जो है वो चाहती है कि जो है किसान की आर्थिक दशा अच्छी हो, लेकिन लगी हुई है प्रयास में, और अच्छी कब हो ये देखते हैं। ठीक है। तो डेब्ट एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस, मैनी फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड ऑन लोन्स टू फाइनेंस देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। मतलब बहुत सारे किसान हैं वो लोन लेकर ही अपनी कृषि कर पाते हैं, उसी पर निर्भर हैं। भारत में कई किसान अपनी खेती की गतिविधियों के लिए लोन पर निर्भर रहते हैं। हाउएवर, हाई लेवल्स ऑफ indebtedness are significant concern as interest rates on informal loans फ्रॉम मनी लेंडर्स। मतलब जो आपके क्या होते हैं, उनको बोलते हैं जमींदार, उनसे लेते हैं उधार, कैन बी वेरी हाई। तो उनसे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, हालांकि ज्यादा कर्ज एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अनौपचारिक लोन साहूकारों पर ब्याज दरें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। दिस डेब्ट ट्रैप इज अ मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू रूरल डाइस्ट्रेस एंड लो इनकम लेवल। अब किसान मान लीजिए उसने साहूकार से, जमींदार से पैसा ले लिया। अब मान लीजिए कर्जा, इंटरेस्ट रेट उसकी ज्यादा है, कर्जे देता रह जाएगा, जितना उसका फायदा नहीं उससे ज्यादा कर्जा, इंटरेस्ट दे वो, ब्याज दे, तो फिर उसकी इनकम कहाँ ज्यादा होगी। तो ये भी एक सबसे बड़ा जो है स्ट्रेस का, फाइनेंशियल स्ट्रेस का जो है फैक्टर है कि फार्मर्स की इनकम कम क्यों है, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी किस पर है, लोन पर। ज्यादातर वो कर्जे पर, कर्जा लेकर के वो जो है खेती कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम अपना नया टॉपिक, ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें हमने देखा कि फार्मर्स की इनकम जो है कैसे इन्फ्लुएंस होती है, जिसमें मैंने पहले बताया आपको लैंड होल्डिंग, फिर उसके बाद मार्केट एसेस, और फिर उसके बाद आपको बताया कि जो है टाइप ऑफ क्रॉप, किस टाइप के क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं, जैसे पीएम किसान स्कीम बताया, और इसी के साथ साथ जो है वेदर वेदर डिपेंडेंसी है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, डेब्ट जो है स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये फैक्टर सब क्या करते हैं कि इंडियन के फार्मर्स की इनकम को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे जो अपना कोर्स है लाइवलीहुड। इसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, लाइवलीहुड पैटर्न इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम, इसको शॉर्ट में ALS कहते हैं। आपसे लिख के आ जाएगा पेपर में, ALS स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम्स। इसका फ्रेमवर्क क्या है, डिफरेंट इंडिकेटर्स टू स्टडी लाइवलीहुड सिस्टम। ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइवलीहुड का मतलब है आजीविका। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि लाइवलीहुड का मतलब ये है, सिंपली आप ये समझिए कि एक फार्मर, ठीक है, एक फार्मर और रूरल पीपल अपनी लाइवलीहुड को कैसे वो जो है रन कराता है, कैसे वो चलाता है, अपनी आजीविका को कैसे चलाता है। तो वही कॉन्सेप्ट है आपका लाइवलीहुड का। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं। लिखा है in everyday language, livelihoods refer to a means of living। means of living का मतलब किस प्रकार से वो जीवन चला रहे हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं, वो है all activities involved in finding food, searching for water, shelter, clothing and all necessities required for human survival at individual and household level are referred to as livelihood। आजीविका यहाँ पर वही बताई गई है, मैंने बताया कि भाई किसान या ग्रामीण स्तर पर जो व्यक्ति रह रहा है अपना जीवन चलाने के लिए, खाना, भोजन, कपड़ा, घर, उस वो पाने के लिए जो काम करता है वही क्या उसकी लाइवलीहुड है। ठीक है, लिखा है कि रोजमर्रा की भाषा में
ठीक है, इन एवरीडे लैंग्वेज की अगर बात करें कि आजीविका का मतलब जीवन जीने का साधन। और जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान, वो जो 3 बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, तो जीवन जीने का साधन है भोजन खोजने, पानी, आश्रय, कपड़े और मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी जरूरतों को पूरा करने में शामिल सभी गतिविधियों को व्यक्तिगत और घरेलू स्तर पर आजीविका कहा जाता है। आजीविका का मतलब कि वो सारी एक्टिविटीज जिनसे एक जो है फार्मर्स या रूरल पीपल अपने जीवन को चलाने के लिए करता है, वो सारी उसकी क्या है? लाइवलीहुड है। उस कौन सी नेसेसरी चीजें हैं? आपको पता है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी नेसेसरी बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, इनको करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करता है इंडिविजुअल लेवल पर, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर या घरेलू स्तर पर, तो वो सारे क्या हैं? आपकी जो है लाइवलीहुड है। तो लाइवलीहुड का बेसिक मतलब ध्यान रखिएगा, मीन्स ऑफ लिविंग। ठीक है, जीवन जीने का साधन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये लाइवलीहुड का बेसिक मीनिंग हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, a livelihood comprises the capabilities, assets and activities required for a mean of living। ठीक है, अब ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये है चैम्बर्स एंड कॉनबे इन 1992, इन्होंने बताया क्या है कि जो लाइवलीहुड है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी क्या है? कैपेबिलिटीज, एसेट्स, एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर अ मीन्स ऑफ लिविंग, मतलब एक जीवन को जीने के लिए, जीवन को चलाने के लिए जो गतिविधियां हैं, जो भी एसेट्स हैं, ठीक है, वो सब क्या लाइवलीहुड के अंतर्गत आते हैं। आजीविका में जीवन जीने के साधन के लिए आवश्यक क्षमताएं, संपत्ति और गतिविधियां शामिल हैं। ठीक है, ये चैम्बर्स और कॉनबे ने कहा। ठीक है, तो ये सारे अगर आप अकॉर्डिंग टू ये सारी लाइनें याद करके पेपर में लिख के आएंगे, हाईलाइट करेंगे, तो एक अलग इम्पैक्ट बनेगा। कहानी तो है इसमें, कहानी तो आप लिख के आएंगे ही, लेकिन थोड़ा बहुत अपने जो है आंसर को कितना अट्रैक्टिव बना करके आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भी मैटर करेगा। ठीक है, तो ये बताया जाएगा कि लाइवलीहुड जो है उसमें कैपेबिलिटीज, एसेट्स मतलब जो संपत्ति है, और साथ ही साथ जितनी एक्टिविटीज है, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जीवन चलाने के लिए, वो सब शामिल होती हैं। A livelihood can be defined as the activities, the assets, and the assets that jointly determine the living gained by an individual or household। ये डेफिनेशन याद रखिएगा। देखिए, डेफिनेशन अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, और डेफिनेशन आप कोई भी याद करें, वो अकॉर्डिंग टू याद करें। अपने मन से कोई डेफिनेशन बनाने मत लग जाए, उसका पूरा नंबर आपको कभी नहीं मिलेगा। भले ही आप कैसे भी रटें, कुछ भी करें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन याद करेंगे तो एक अलग इम्पैक्ट बनेगा। कहानी तो दुनिया लिखेगी, ठीक है, कहानी तो सब लिखते हैं साहब, लेकिन आप अपना आंसर कैसे इम्पैक्टफुल बनाएंगे, ये राजा वाली क्वालिटी है। ठीक है, तो इलिस के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि लाइवलीहुड को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, जो आजीविका के अंतर्गत, ठीक है, उन गतिविधियों, संपत्तियों और पहुंच पहुंच के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मिलकर किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा अर्जित जीवन को निर्धारित करती हैं। तो लाइवलीहुड कैन यू डिफाइन एज द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के रूप में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। द एसेट्स, एसेट्स का मतलब संपत्ति, जो किसान के पास, भाई उसके पास जमीन है, खेती करेगा तो उसकी संपत्ति ही तो है अपना जीवन चलाने के लिए, एसेट्स। और एसेट्स दैट जॉइंटली डिटरमाइन, जो मतलब संयुक्त रूप से निर्धारित करती हैं उसका जीवन चलाने के लिए, उन गतिविधियों को हम क्या कह सकते, गतिविधियों के रूप में हम आजीविका को, लाइवलीहुड को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को आप जो है मार्क कर लें और इसे याद कर लें। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप मार्क कर लें, उसे याद कर लें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लाइवलीहुड को हम डिफाइन कर सकते हैं एक्टिविटीज के रूप में, जो एक इंडिविजुअल, ठीक है, अपने एसेट्स को यूज करके जो है अपना आजीविका चलाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे पॉइंट क्या लिखा है? द हाउस होल्ड मतलब एक गृहस्थ, एक घर, रादर देन द इंडिविजुअल इज कॉमनली अडॉप्टेड एज द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस व्हेन, मतलब समाज की आर्थिक स्थिति पर विचार करते समय व्यक्ति के बजाय परिवार को आमतौर पर विश्लेषण की मूल इकाई के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि कि मतलब डैश इज द
बेसिक यूनिट adopted for the analysis of इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। मतलब तो वो क्या होगा, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या है, रादर देन इंडिविजुअल। तो हाउस होल्ड को एक बेसिक यूनिट माना गया है, ठीक है, विश्लेषण के तौर पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। कंसिडरिंग व्हेन कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, सोसाइटी की आर्थिक जो है कंडीशन यानी दशा का विश्लेषण करते हैं, तो बेसिक यूनिट किसको मानते हैं, बेसिक यूनिट मानते हैं हाउस होल्ड को, ना कि एक इंडिविजुअल को। किसको मानते हैं, हाउस होल्ड को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। हाउस होल्ड में बी डिफाइंड, अब हाउस होल्ड क्या है, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। हाउस होल्ड में बी डिफाइंड एज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन, क्या है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है। और ग्रुप क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ पर्सन और पीपल, ठीक है, लोगों का समूह। लोगों का मतलब जो जत्था है, ठीक है, वो क्या है, आपका समूह है, ग्रुप है। फिलहाल यहाँ पर हम हाउस होल्ड की बात करते हैं, तो हाउस होल्ड में भी डिफाइन एज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का छोटा समूह, हु शेयर द सेम लिविंग एकोमोडेशन एंड रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, हाउस होल्ड की क्या है, इसकी यहाँ से डेफिनेशन लिखी हुई है। ऐसे आप जब लिखेंगे तो बढ़िया नंबर मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में जैसे सबकी मार्किंग होगी वैसे आपकी भी मार्किंग होगी। यहाँ पर रिसोर्सेस है बेटा, ठीक है। तो परिवार को व्यक्तियों के एक छोटे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक ही रहने की जगह है और संसाधन साझा करते हैं, ठीक है। तो परिवार में क्या होता है भाई, एक ही जगह रहते हैं, जो भी उनके पास रिसोर्सेज आपस में जो है बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो वो क्या है, एक हाउस होल्ड है, एक परिवार है, या एक गृहस्थ की बात करते हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड में बी डिफाइंड एज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन हु शेयर द सेम लिविंग एकोमोडेशन एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो वो क्या है, हाउस होल्ड। भाई हम अपने परिवार में रहते हैं, तो खाना पीना रहना सारी चीजें आपस में एक जगह शेयर कर रहे हैं, तो वो एक क्या है, हाउस होल्ड है, ठीक है। तो सोशल कंडीशन के एनालिसिस करने के लिए बेसिक यूनिट किसको लेते हैं, हाउस होल्ड को लेते हैं, ना कि इंडिविजुअल को, ठीक है। हाउस होल्ड क्या है, एक बेसिक यूनिट है फॉर द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ सोसाइटी, ठीक। नेक्स्ट अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का क्या कॉन्सेप्ट है, यही आएगा, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा पेपर में आपके। यहाँ पर जो हेडिंग लिखी हुई है कि लाइवलीहुड डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, लाइवलीहुड पैटर्न इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, ऐसे करके आएगा। तो अब इसके हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड यानी कि आजीविका की अवधारणा, ठीक है, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, आजीविका की अवधारणा, ठीक है, आजीविका की अवधारणा। ठीक, लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड गोस बियॉन्ड द इनकम जनरेशन, ठीक है, मतलब कि आजीविका की अवधारणा आय सृजन से कहीं आगे है, ठीक है, मतलब इनकम जनरेट करने से आगे है, ठीक है। आजीविका मतलब अपना जीवन चलाने की जो है इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट है लाइवलीहुड का वो बियॉन्ड है, मतलब और परे है, दूर है, किससे, इन बियॉन्ड द इनकम जनरेशन, ठीक है, किससे, इनकम जनरेशन से। इट फोकसेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड किस पर फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन अ मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरा चौतरफा विकास जो हो, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे पीपल सिक्योर द एसेंशियल ऑफ लाइफ सच एज फूड, वाटर, शेल्टर्स, क्लॉथिंग, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड किस पर फोकस करता है, ठीक है, किस पर, मतलब जो है लोग कैसे अपना जो है भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इसकी जो है इस पर फोकस करता है। तो मतलब होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो गया, होलिस्टिक का मतलब सारी चीजें आ गई, भोजन आ गया, कपड़ा आ गया, ठीक है, रहने के लिए घर हो गया, और आपका एजुकेशन, ये भी, और एजुकेशन और स्वास्थ्य, इन सब पर ये फोकस करता है, ठीक है। तो यह कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड
या इस बात की अधिक समग्र समझ पर केंद्रित है कि लोग जीवन की आवश्यक चीजें जैसे भोजन, पानी, आश्रय, कपड़े और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच कैसे सुरक्षित करते हैं, कैसे इन तक पहुंचते हैं, यही इसका कॉन्सेप्ट है और इसी पर ये फोकस है। और कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड जो है ये बियॉन्ड द इनकम ऑफ जो है इनकम जनरेशन है, उससे काफी परे है। इट आल्सो इंक्लूड्स, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड की जब बात करते हैं, आल्सो इंक्लूड्स सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड सोशल मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलुओं को भी शामिल करता है। ठीक है, तो इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयाम भी शामिल हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी लाइन, ठीक है, आजीविका और जो गरीबी रेखा है, ध्यान से सुनिएगा दोनों में डिफरेंस की बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आपसे वाइवा वगैरह में पूछा जाएगा ऐसे चीजें। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा, दैट लाइवलीहुड इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। लाइवलीहुड क्या है? लाइवलीहुड इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड्स अ पर्सन कैपेबिलिटीज, एसेट्स एंड एक्टिविटीज, वाइल लाइवलीहुड आप समझ गए कि उसमें क्या है कि एक ऐसी गतिविधियां जिसमें पर्सन की संपत्ति मतलब कि जो व्यक्ति है उसकी संपत्ति, उसकी गतिविधियां अपना जीवन चलाने के लिए जो करता है। वहीं पर पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा, इज स्पेसिफिक इनकम लेवल, मतलब क्या है? बिलो, ठीक है, विच अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग इन पॉवर्टी, मतलब एक ऐसा आय का स्तर, व्यक्ति का ऐसा आय का स्तर जो एक मतलब फिक्स कर दिया, अगर इतनी है और इससे कम है, ठीक है, मान लो 10,000 रुपए फिक्स कर दिया महीने की आय है तो गरीब नहीं है, 10,000 से कम है गरीब है। तो एक क्या है, मतलब पॉवर्टी लाइन क्या है, गरीबी रेखा क्या है, एक आय का स्तर है, अगर उससे इनकम कम है व्यक्ति की तो उसको किस में कंसिडर करेंगे? लिविंग इन पॉवर्टी, वो किस में है? गरीबी में जी रहा है। ठीक है, तो लाइवलीहुड अलग चीज है। लाइवलीहुड क्या है कि एक इंडिविजुअल या एक जो लोग व्यक्ति है वो अपनी गतिविधियों और अपनी संपत्ति का किस तरीके से अपना जीवन चलाने के लिए उपयोग कर रहा है। ठीक है, वहीं पर गरीबी रेखा क्या है? पॉवर्टी लाइन इज स्पेसिफिक इनकम लेवल, ये क्या है? स्पेसिफिक इनकम लेवल है। ऐसे क्वेश्चन करके आपसे पूछ सकता है पॉवर्टी लाइन इज डैश, तो स्पेसिफिक इनकम लेवल बिलो विच अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग इन पॉवर्टी। आजीविका और गरीबी रेखा के बीच मुख्य अंतर यह है कि आजीविका एक व्यापक अवधारणा, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी व्यक्ति की क्षमताएं, संपत्ति और गतिविधियां शामिल होती हैं, जबकि गरीबी रेखा एक विशिष्ट आय स्तर है जिसके नीचे किसी व्यक्ति को गरीबी में रहने वाला माना जाता है। अगर इस रेखा के नीचे है तो गरीब कहा जाएगा, इनकम लेवल के उस पे। अगला है लाइवलीहुड एनालिसिस कैन प्रोवाइड अ मोर कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉवर्टी देन ट्रेडिशनल पॉवर्टी मेजरमेंट दैट ओनली कंसिडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आजीविका का जब विश्लेषण करते हैं तो ये क्या हमें बताती है? तो आजीविका विश्लेषण पारंपरिक गरीबी मापों की तुलना में गरीबी की अधिक व्यापक समझ प्रदान कर सकता है जो केवल आय और व्यय पर विचार करते हैं। ठीक है, मतलब लाइवलीहुड से हम ये पता कर सकते हैं, मापते हैं कि जो गरीबी है, आय इनकम का लेवल है, उस मतलब उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हमको कंप्रिहेंसिव मतलब व्यापक समझ पता चलती है। ठीक है, नेक्स्ट अब है लाइवलीहुड पैटर्न इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। ठीक है, अर्बन का मतलब क्या होता है? शहरी, और रूरल का मतलब ग्रामीण। तो वहां पर आजीविका का पैटर्न मतलब क्या जो है प्रणाली है। ठीक है, पीपल इन रूरल एरियाज मतलब जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं आर एंगेज इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, विभिन्न क्रियाओं में वो शामिल हैं, दैट आर ऑफन टाइड टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कई तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं जो अक्सर पारंपरिक जीवन शैली से जुड़ी होती हैं। मतलब पारंपरिक का मतलब कोई मान लो लोहारी काम कर रहा है तो पारंपरिक काम है। ठीक है, गांव में, शहर में कोई लोहार नहीं होगा, लोहार का मतलब जो गड़ासा या जो पीटता है। ठीक है, तो ये क्या पारंपरिक काम है। तो गांव में कई जो लोग हैं अपने ज्यादातर पारंपरिक कामों से जुड़े रहते हैं। ठीक है,
पीपल इन अर्बन एरियाज, जो शहर में रहते हैं, एंगेज इन अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, मतलब वो व्यापक स्तर पर जो क्रियाएं उनमें शामिल है, कोई दुकान खोला है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अर्बन एरियाज में जो लोग हैं वो ट्रेडिशनली जो चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, उनमें जो है एंगेज नहीं होते हैं। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। ठीक है, मतलब जो गांव में लोग रह रहे हैं वो अपने जो पारंपरिक गतिविधियां हैं उसमें संलग्न हैं, और जो शहर में है वो नई, ज्यादा, थोड़ा सा मॉडर्न होंगे वो, मतलब गांव वालों से थोड़ा सा आगे होंगे। वो सारी गतिविधियां करेंगे अपना जीवन चलाने के लिए, बिकॉज ऑफ द मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन दीज डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस। ठीक है, शहर में ज्यादातर घनी बस्ती होती है, तो वहां पर काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए ज्यादा जो है मतलब कि संभावनाएं होती हैं। शहरी क्षेत्रों में लोग कई तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं, क्योंकि इन घनी आबादी वाली जगहों पर कई अवसर और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, अपने लाइवलीहुड यानी अपनी आजीविका चलाने के लिए। अगला है लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज आर primarily based on primary activities such as farming, fishing, forestry and craft work। ये मैंने स्टार्टिंग सबसे पहला यही बताया था कि लाइवलीहुड का मतलब क्या है। तो किसान, गांव में भाई किसान एक व्यक्ति अपना जीवन चलाने के लिए क्या करेगा, प्राइमरी एक्टिविटीज पर डिपेंड होगा, फसल लगाएगा, पशुपालन करेगा, मुर्गी पालन करेगा, मछली पालन करेगा, मधुमक्खी पालन करेगा, वो वहां पर है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका मुख्य रूप से प्राथमिक गतिविधियों पर आधारित होती है, जैसे खेती, मछली पकड़ना, वानिकी और हस्त शिल्प। अब जैसे कोई कुम्हार है तो मटका बना रहा है, तो वो क्या है, आपका ट्रेडिशनली एक्टिविटी है, उसको परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इनकम ऑफ रूरल पीपल, पर शहरों में बात करते हैं, वेरीज विथ जियोग्राफी, क्लाइमेट, रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ग्रामीण लोगों की आय भूगोल, जलवायु, संसाधनों और आर्थिक विकास के साथ बदलती रहती है। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इनटू वैल्यू एडेड गुड्स, मतलब जैसे आलू से हमने चिप्स बना लिया तो इसकी प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडेड कर दिया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। सच एज मेकिंग जैम्स, पिकल्स, ठीक है, जैम, जेली, तो ये सब किससे बने आपके, इसमें प्रोसेसिंग करके बना तो वैल्यू एडेड हो गई। जैम्स, पिकल्स, ठीक है, माइलिंग मिलिंग ग्रेन्स इनटू फ्लोर, आटे में बदल दिया। प्रोवाइड्स एडिशनल इनकम फॉर रूरल कम्युनिटीज। ठीक है, कृषि उत्पादों को वैल्यू एडेड सामान में बदलना, जैसे जैम, अचार, ठीक है, बनाना या अनाज को पीसकर आटा बनाना, ग्रामीण समुदायों के लिए अतिरिक्त आय प्रदान करता है। गांव में छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, ठीक है, वो यही करते हैं। ठीक है, जैम, जेली या अचार बना बना कर बेचते हैं, तो वो क्या होती है, अतिरिक्त इनकम, एडिशनल इनकम का वो क्या है, एक सोर्स है। Various government initiatives and support programs aimed at rural development can also contribute to the income of people in areas, rural areas। ग्रामीण विकास के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहल और सहायता कार्यक्रम भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय में योगदान करते हैं। बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके लिए भी जो है एक मतलब क्या है कि जो रूरल लेवल पर जो लोग हैं उनकी इनकम कैसे जो है इनकी इंक्रीज हो। अगला पॉइंट क्या है, लाइवलीहुड्स इन अर्बन एरियाज आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी। यहां से क्वेश्चन बनेगा, लाइवलीहुड इन जो है रूरल पेपर में, रूरल एरियाज में क्या है, बेस्ड ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज, वहीं पर लाइवलीहुड इन अर्बन एरियाज आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड ट्रेड। तो ज्यादातर शहरों में, ठीक है, कंपनियां, उद्योग हैं, तो वहां पर प्रोसेसिंग का काम होता है। सेकेंडरी और टर्सरी जो है एक्टिविटीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड ट्रेड, व्यापार, ठीक है, वो सब शहरी क्षेत्रों में आजीविका माध्यमिक और तृतीय गतिविधियों पर आधारित है, होती है, जैसे विनिर्माण, सेवाएं और व्यापार। ठीक है, गांव में व्यापार नहीं होगा। अर्बन पीपल में बी सेल्फ एम्प्लॉयड, अर्बन का मतलब जो शहरी लोग होते हैं वो स्वरोजगार, मतलब उनके पास सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, खुद की अपनी दुकान है, खुद का छोटा सा व्यवसाय किया है। आप शहरों में देखो, सब सब्जी लगाए हैं, छोटी छोटी दुकानें खोले हैं। तो अर्बन पीपल क्या होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। और एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, आपको पता है शहर में वही सब रहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर में काम करे, बैंक, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ट्रेनिंग एंड बिजनेस कंसर्न, तो वो सब वहां पर रहते हैं, वो सब करते हैं। ठीक है, शहरी लोग स्वरोजगार कर सकते हैं और या सरकारी
जो है कार्यालयों, बहुस्तरीय कंपनियों, बैंकों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों या प्रशिक्षण और व्यवसायिक संस्थानों में कार्यरत हो सकते हैं। ठीक है। ड्यू टू द एबंडेंस ऑफ डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन environments, residents of often have a variety of income sources। शहरों में क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब कि रोजगार के जो मतलब संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज वाइड हैं, इसलिए जो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू रूरल पीपल, रूरल कम्युनिटी। शहरी वातावरण में विविध अवसरों की प्रचुरता के कारण निवासियों के पास अक्सर आय के कई स्रोत होते हैं। ठीक है। अब सुबह पेपर भी बांट दे रहे हैं, गांव में कौन पेपर लेगा, सुबह पेपर भी बांट दे रहे हैं, सुबह शाम को सब्जी भी लगा दे रहे हैं, दिन भर मजदूरी भी कर रहे हैं। तो ये सब शहरों में देखने को मिलता है। रूरल एरियाज हैव लिमिटेड एजुकेशनल फैसिलिटीज। वहीं पर गांव में देखें, गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लिमिटेड एजुकेशनल फैसिलिटीज होती हैं। वेयर एज अर्बन एरियाज यूजली हैव अ लॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड प्लेसेस फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये सब गांव में कम होता है भाई। गांव से तो शहरों में लोग पढ़ने आते हैं, इलाज कराने आते हैं, ना कि गांव में रहते हैं। तो ये डिफरेंस है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित शैक्षणिक सुविधाएं होती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण के स्थान होते हैं। डिफरेंस आपको बताया जा रहा है। अभी हम एक डिफरेंस यहाँ पर लेके भी आए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगला है द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन अर्बन एंड रूरल एरियाज डिफर सिग्निफिकेंटली। दोनों का लाइफ स्टाइल अलग अलग है, वो आपको पता है। ठीक है। ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग द एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जीवन शैली विभिन्न कारकों के कारण काफी भिन्न होती है, जिसमें पर्यावरण, बुनियादी ढांचा और आर्थिक अवसर शामिल होते हैं। ठीक है। रूरल लाइफ इज स्लोअर। गांव की जो ग्रामीण स्तर का जीवन है बहुत स्लो होता है। ठीक है। ऑफन सेंटर्ड अराउंड ट्रेडिशनल वर्क लाइक फार्मिंग। ठीक है। अर्बन लाइफ इज फास्ट प्लेस्ड। अर्बन क्या है, जो शहरी जगह लोग क्या है वो फास्ट होते हैं एंड बिजी होते हैं विथ मॉडर्न जॉब्स एंड डायनेमिक एटमॉस्फेयर। ग्रामीण जीवन धीमा धीमा होता है, जो अक्सर खेती जैसे पारंपरिक कामों के इर्द गिर्द केंद्रित रहता है। शहरी जीवन तेज गति वाला और व्यस्त होता है, जिसमें आधुनिक नौकरियां और एक गतिशील माहौल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, access to amenities also differ. Rural areas have favor modern facilities contributing to a simpler lifestyle, whereas cities provide numerous conveniences. सुविधाओं तक पहुंच भी अलग अलग होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम आधुनिक सुविधाएं होती हैं, जो एक सरल जीवन शैली में योगदान करती हैं, गांव की बात करें, जबकि शहर में सुविधाएं बहुत सारी होती हैं। रूरल एरियाज टिपिकली हैव स्मॉलर पॉपुलेशन। आपको पता है गांव में पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। लोअर पॉपुलेशन डेंसिटीज विथ ओपन स्पेस एंड स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ। गांव में ये सब कम होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती है। ठीक है। और जनसंख्या भी कम है। ड्यू टू लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, फेवर एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लाइफ स्टाइल प्रेफरेंसेस एंड माइग्रेशन टू अर्बन सेंटर्स। गांव से लोग फिर शहरों में जाते हैं, क्योंकि गांव में अस्पताल, शिक्षा, इन सब की क्या है, कमी होती है। ग्रामीण क्षेत्र में आमतौर पर कम आबादी, कम जनसंख्या घनत्व, खुली जगह और सीमित नौकरी के अवसर, कम शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाएं, जीवन शैली की प्राथमिकताओं और शहरी केंद्रों में प्रवास के कारण धीमी जनसंख्या वृद्धि दर होती है। ठीक है। मतलब ये सब गांव में देखने को मिलेगा। कम जनसंख्या है, कम जो है संभावनाएं हैं रोजगार की, स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी नहीं है, तो लोग कहाँ जाते हैं, फिर माइग्रेट करते हैं, फिर शहरों की तरफ जाते हैं। अगला है अर्बन एरियाज आर करेक्टराइज्ड बाय। मतलब जो शहरी एरिया हैं, कैसे, उनमें क्या क्या पाया जाता है, बाय लार्जर पॉपुलेशन। वहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगी, लार्ज होती है। हाइयर पॉपुलेशन डेंसिटी, अधिक जनसंख्या घनत्व होगा। विथ, ठीक है, क्राउडेड लिविंग स्पेस, मतलब भीड़ भक्कर वाला एरिया होता है भाई। एक 10 मंजिले की बिल्डिंग बनी हुई फ्लैट में हजारों आदमी रह रहे हैं। ठीक है। एंड हाइयर पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ भी शहरों में ज़्यादा है। ड्यू टू फैक्टर्स लाइक माइग्रेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सब गाँव से आकर शहरों में आकर बस रहे हैं, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए। ठीक है। और जो है स्वास्थ्य के लिए, इलाज कराने के लिए सब। तो शहरों में पॉपुलेशन जो है हाइयर डेंसिटी है,
लार्जर पॉपुलेशन है, ग्रोथ इसकी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि शहरों में सुविधाएं ज़्यादा हैं। Community structure also differ in rural and urban areas. Rural people have a strong sense of community with close knit relationship and informal social interaction, whereas more diverse population with formal and business oriented social interaction in urban areas. तो अर्बन एरियाज में कैसा जो है इंटरेक्शन है आपका, बिजनेस ओरिएंटेड होता है। और वहीं पर गांव की बात करते हैं तो क्लोज रिलेशनशिप होते हैं। यहीं पर लिखा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक संरचना भी भिन्न भिन्न होती है। ग्रामीण लोगों में घनिष्ठ संबंधों और अनौपचारिक सामाजिक मेल जोल के साथ समुदाय की एक मजबूत भावना होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में औपचारिक और जो है व्यवसाय उन्मुख सामाजिक मेल जोल के साथ अधिक विविध आबादी होती है। भाई आपके पड़ोस में है, शहर में कोई गांव से आया तो पूछेगा भैया रमेश भैया यहीं रहते, तो कहेंगे हमें नहीं पता है, और जबकि रहते वहीं उनको पता भी है। लेकिन गांव जाओगे तो 4 गांव पहले आप पूछोगे भैया रमेश का घर कौन है, तो कहेंगे उस गांव में रहते हैं। तो ये है, ठीक है, लाइफ स्टाइल ये है। तो कम्युनिटी स्ट्रक्चर गांव का और शहर का ये डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर लास्ट में हम डिफरेंस देखेंगे, फिर उसके बाद जो है एएलएस स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं बेसिक। हालांकि डिफरेंस ही हम एक एक को कर रहे थे, पहले हम देख रहे थे रूरल फिर अर्बन, रूरल अर्बन, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो आस्पेक्ट रूरल लाइवलीहुड, अर्बन लाइवलीहुड। तो प्राइमरी एक्टिविटीज, तो रूरल लाइवलीहुड जो है ये बेसिकली डिपेंड होता है प्राइमरी एक्टिविटीज पर, लाइक एग्रीकल्चर, फिशरीज, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, आर्टिसनल वर्क मतलब हस्तकला काम पर निर्भर है। अर्बन लाइवलीहुड इंडस्ट्रीज, सर्विस, रिटेल, स्मॉल इंटरप्राइजेस, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स, तो हैवीली डिपेंड ऑन लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स। तो गांव ग्रामीण स्तर के लोग प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादा निर्भर होते हैं, और अर्बन वाले क्या होते हैं, कम निर्भर होते हैं। लिमिटेड डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्स, मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड, ज्यादातर वो कैसे होते हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड होते हैं। इनकम स्टेबिलिटी की बात करें तो सीजनल एंड क्लाइमेट डिपेंड, ऑफन लो एंड इन फ्लक्चुएटिंग। तो ग्रामीण स्तर के लोगों की जो आय है वो कम होती है और कम ज्यादा होती रहती है, क्योंकि खेती करते हैं, और खेती किस पर डिपेंड है, मौसम पर। अर्बन लाइवलीहुड में क्या है, मोर डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज बट ऑफन अनस्टेबल इन दी इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है इनकम के जो साधन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब संभावना उसकी ज़्यादा है। माइग्रेशन पैटर्न की बात करें तो आउट माइग्रेशन टू अर्बन सेंटर्स और अदर रूरल एरियाज फॉर वर्क, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, गांव से शहर जा रहे हैं। माइग्रेशन विद इन और टू अदर अर्बन एरियाज फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, उसके लिए देखने को मिलता है। तो यहाँ यहाँ माइग्रेशन देखने को मिलेगा कि और अच्छी संभावनाओं के लिए। गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम लाइक मनरेगा, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये गांव के लिए चलाए जाते हैं, रूरल कम्युनिटी के लिए, रूरल लाइवलीहुड के लिए। अर्बन लाइवलीहुड के लिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, हाउसिंग सब्सिडीज, तो ये अर्बन लाइवलीहुड की बात होगी। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। हालांकि इससे पहले मैं आपको सारे डिफरेंस ही बता रहा था, ये सब सारे आपके डिफरेंस ही हैं। एक एक के बाद हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जैसे लाइवलीहुड इन अर्बन एरियाज, फिर अर्बन एरियाज, और फिर उसके बाद जस्ट हमने जो है अ, इससे पहले यहाँ पर पहले एक तरफ हमने देखा रूरल एरियाज का लाइवलीहुड, फिर अर्बन एरियाज, तो वहाँ पर भी कंपैरिजन ही है, आप जैसे चाहें उसको लिख सकते हैं। और इस टाइप से ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक करके आएंगे, और इसके नोट्स आपको जो है पीडीएफ या आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।